नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जनसंख्या वृद्धि जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है और जनसंख्या वृद्धि संबंधित बातें हम विश्व के संदर्भ में भी कर चुके हैं, राजस्थान के संदर्भ में भी कर चुके हैं। तो भारत के संदर्भ में भी डेफिनेशन किसी प्रकार से चेंज नहीं होगी, डेफिनेशन वो की वो रहेगी, चाहे वो राजस्थान के संदर्भ में ले लो आप, चाहे विश्व के संदर्भ में ले लो। तो परिभाषा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम में जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है कॉमन वे में, है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन बनता रहता है। दो जनगणनाओं या निश्चित समयावधि के दौरान, दो जनगणनाओं या निश्चित समयावधि के दौरान जनसंख्या में होने वाली वृद्धि या परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन कहते हैं। जनसंख्या परिवर्तन बोल दीजिए या फिर जनसंख्या वृद्धि बोल दीजिए, है ना। तो दो जनगणनाओं मतलब जैसे 2001 से 2011 के मध्य में, अब ये निश्चित जनसंख्या वर्ष हो गई ना, तो दो जनगणनाओं के मध्य में 2001 से लेकर के 2011 के मध्य में जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है, दो जनगणनाएं हो गई, है ना, 2001 और 2011 की। और निश्चित समयावधि मतलब 10 वर्षों का जो समय है वो क्या है, निश्चित समयावधि है ना। तो इस 10 वर्षों के समय में जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है ना, जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है ना, चाहे वो धनात्मक रूप में हो, चाहे वो मतलब ऋणात्मक रूप में हो, चाहे जनसंख्या में कमी हो जाए तो वो कमी की ओर वृद्धि होगी ना, कमी होगी तो वो कमी की ओर वृद्धि होगी। अगर बढ़ जाए जनसंख्या तो वो अधिकता की ओर वृद्धि होगी ना, है ना। तो इस रूप में भी आप ध्यान करेंगे। जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार की होती है, ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। जैसे किसी क्षेत्र की जनसंख्या 1000 से 2000 हो जाए, लेकिन हम वास्तव में क्या करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि को हम निरपेक्ष वृद्धि के रूप में ही काउंट करते हैं। निरपेक्ष वृद्धि का मतलब होता है कि एब्सोल्युटली जो ग्रोथ है, एब्सोल्युटली जो ग्रोथ है उसकी हम बात कर रहे हैं, निरपेक्ष वृद्धि, है ना। निरपेक्ष का मतलब होता है सापेक्ष रूप से, सापेक्ष अलग चीज़ होती है, निरपेक्ष अलग चीज़ होती है। तो निरपेक्ष का मतलब होता है वास्तविक वृद्धि। अब वास्तविक वृद्धि आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखिए, वास्तविक वृद्धि का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या 1000 व्यक्ति है, ठीक है ना, 2001 में उसमें जनसंख्या कितनी थी, 1000 थी। अब 2011 में जनगणना में उस गांव की जनसंख्या 2000 आपको मिलती है, ठीक है ना। तो 1000 जनसंख्या में क्या हो गई, 1000 जनसंख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो ये वास्तविक वृद्धि हो गई ना, तो ना इसको क्या कह रहे हैं हम, जनसंख्या वृद्धि कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, यह जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों ही रूपों में हो जाती है। अभी हम बात कर रहे थे ना, जनसंख्या में हर बार वृद्धि हो ये जरूरी नहीं है, ऋणात्मक वृद्धि भी तो हो सकती है ना भाई, वो घट भी तो सकती है। 1000 की जगह 2000 हो जरूरी थोड़ी है, 1000 की जगह 500 भी तो हो सकती है ना। लेकिन वो ऋणात्मक रूप से वृद्धि तो हो रही है ना। किस रूप में वृद्धि हुई है, ऋणात्मक रूप में वृद्धि हुई है, कमी के रूप में वृद्धि हुई है, ठीक है ना। तो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही रूप जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत देखे जाते हैं। इसे निरपेक्ष या प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि जो है इसे निरपेक्ष वृद्धि के रूप में और प्रतिशत के रूप में, निरपेक्ष वृद्धि मान लीजिए या प्रतिशत मान लीजिए, दोनों ही रूपों में इसको व्यक्त किया जाता है। निरपेक्ष का सीधा सीधा अर्थ क्या होता है, वास्तविक वृद्धि, और वास्तविक वृद्धि का मतलब होता है 1000 से 2000 हो जाए, इस प्रकार से 2000 से 4000 हो जाए, इस प्रकार से वृद्धि, ठीक है। 1000 से 1500 हो जाए, 2000 हो जाए, 2500 हो जाए, ऐसे, ठीक है। अब देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है। नोट में बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत, भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत कब हुई, 1871 मान सकते हैं, या फिर इसको इस रूप में भी आप लिख सकते हैं 1871-72 में। किसके समय में हुई है, लॉर्ड लिट्टन के समय में, लॉर्ड लिट्टन के समय में हुई थी, जिसे लॉर्ड मियो भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, लॉर्ड मियो भी कहते हैं। लॉर्ड लिट्टन को लॉर्ड मियो भी कहते हैं, ठीक है। किंतु व्यवस्थित व क्रमवार जनगणना की शुरुआत, व्यवस्थित रूप से सिस्टमेटिक तरीके से, है ना, सिस्टमेटिक तरीके से, और जो एक तो सिस्टमेटिक तरीके हो गया ना उसके अनुसार जो है, और क्रमवार मतलब सीक्वेंस में जो जनगणना की शुरुआत हुई है वो 1881 में हुई है। शुरुआत तो 1871-72 में हो गई, लेकिन वो व्यवस्थित और क्रमवार जनगणना नहीं थी। क्रमवार जनगणना की शुरुआत कब से हुई है, 1881 में। किसके समय से, लॉर्ड रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में हुई है, ठीक है ना। तो इसको इसी रूप में आप ध्यान कर लेंगे। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है। जो अभी 2011 की जो जनगणना हम पढ़ रहे हैं
जिसके आंकड़े हम अक्सर पढ़ रहे हैं ना, तो 2011 की जनगणना शुरुआत से तो कौन सी जनगणना हो गई, 15वीं जनगणना है, और स्वतंत्रता के पश्चात यह 7वीं जनगणना है। मतलब 1947 के बाद में यह कौन सी जनगणना है, 7वीं जनगणना है, और प्रारंभ से 15वीं जनगणना है, ठीक है ना। तो इस जनगणना का शुभंकर किसे माना गया, हालांकि ये चीज़ें आपकी किताब में नहीं हैं। इस जनगणना का शुभंकर हर बार जनगणना जो होती है उसका अलग अलग होता है। तो परगणक शिक्षिका मतलब जो जनसंख्या संबंधी जो आंकड़े एकत्रित करने का जो कार्य करती है उसे हम परगणक शिक्षिका कहते हैं। आपने काफ़ी बार गाँव में सुना होगा कि टीचर्स को जनगणना संबंधी जो आंकड़े होते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए मतलब अध्यापकों को लगाया जाता है, तो उनको ही हम क्या कह रहे हैं, परगणक शिक्षिका। अब यहाँ पे महिलाओं को विशेष मतलब श्रेय देने के लिए शुभंकर महिलाओं को बनाया गया है परगणक शिक्षिका के रूप में, ठीक है ना। दो जनगणना संबंधी जो आंकड़े एकत्रित करने में जो लगी हुई थी महिलाएं, उनको परगणक शिक्षिका के रूप में शुभंकर माना गया है इनको। तथा इस जनगणना का ध्येय वाक्य मतलब जो नोट होता है ना उसकी हम बात कर रहे हैं। ध्येय वाक्य क्या माना गया, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना जिसको हम टैग लाइन बोलते हैं ना, टैग लाइन, तो टैग लाइन क्या रही है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये इस 2011 की जनगणना की टैग लाइन रही है, ठीक है। अब देखिए 1881 के उपरांत मतलब बाद 1881 के बाद प्रति वर्ष थोड़ी होगा यहाँ पे, प्रति 10 वर्ष, इस वर्ष को काट देंगे, पहले वाला जो वर्ष है ना इसको काट देंगे आप, इसको काट दो, ठीक है। अब ठीक रहेगा ये 1881 के उपरांत प्रति 10 वर्ष पर, अब ठीक है, प्रति 10 वर्ष पर भारतीय जनगणना विभाग के द्वारा जनगणना संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए जाते रहे हैं, ठीक है ना, किए जाते हैं या किए जाते रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक विद्वान है यहाँ पे मोरलैंड महोदय एक विद्वान का नाम है। तो मोरलैंड के अनुसार 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में, इसको यहाँ पे कुछ नहीं है, 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत की जनसंख्या कितनी थी, 10 करोड़ थी। ये मोरलैंड एक विद्वान है जिसने एक मोटा एनालिसिस किया है भारत की जनसंख्या को लेकर के, ठीक है ना। तो 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत की जनसंख्या 10 करोड़ थी, जो बढ़कर के 1850 में 15 करोड़ हो गई। इसी प्रकार 1874-75 में यह 23.8 करोड़ हो गई। तथा 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है, 2011 की जनगणना में वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है, 1.78 कह दीजिए या 1.8% कह दीजिए, ये ओब्लिक लगा हुआ है बीच में, 1.78 की वार्षिक वृद्धि दर या फिर 1.8% की वार्षिक वृद्धि दर से यह बढ़कर 121.07 करोड़ हो गई है, 121.07 करोड़ हो गई है। ये भारत की जनसंख्या कब हो गई है, 2011 में। और अगर 10 की वृद्धि दर की बात करें तो 17.8 हो जाएगा ना भाई, पॉइंट इधर लग जाएगा, फिर 17.8 हो जाएगा। 10 वर्षों की वार्षिक वृद्धि दर 10 वर्षों की वृद्धि दर कितनी रहेगी, 17.8। अभी वार्षिक है, 1 वर्ष की कितनी हो गई, 1.78, ठीक है ना, ऐसे ध्यान कर लेंगे आप। एक अनुमान के अनुसार यदि भारतीय जनसंख्या इसी दर से बढ़ती रही तो विश्व में प्रत्येक छठा व्यक्ति भारतीय होगा। अगर इसी प्रकार से इसी दर से अगर जनसंख्या में वृद्धि होती रही तो प्रत्येक जो छठा व्यक्ति है भारतीय होगा। इसी आधार पर भारत की जनसंख्या में प्रति वर्ष एक नया ऑस्ट्रेलिया जुड़ जाता है। प्रत्येक छठा व्यक्ति कौन है, भारतीय है। तथा इसी आधार पर भारत की जो जनसंख्या है उसमें प्रति वर्ष हर वर्ष एक नया ऑस्ट्रेलिया जुड़ जाता है। एक नया ऑस्ट्रेलिया जुड़ने का मतलब क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में जितनी जनसंख्या वर्तमान में है ना, उतनी जनसंख्या तो हमारे भारत में हर वर्ष जुड़ जाती है, हर वर्ष उतनी जनसंख्या तो बढ़ जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नहीं है। जनसंख्या वृद्धि के आधार पर 1901 से 2011 के मध्य जनसंख्या वृद्धि की 4 अवस्थाएं मानी जाती हैं। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ऊपर तो हमने जो पढ़ा उसमें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या था, जनसंख्या वृद्धि का प्रारंभ वगैरह कब हुआ है, कब से मतलब व्यवस्थित और क्रमबद्ध जनसंख्या की वृद्धि हुई है ना, वो था। और एक जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है, वो एक अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद में मोस्ट क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन के रूप में 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन में अक्सर जो आता रहता है, बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। जनसंख्या वृद्धि के आधार पर 1901 से
1901 से लेकर के 2011 के मध्य जनसंख्या वृद्धि की जो अवस्थाएं हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं कितनी मानी गई हैं? 4 अवस्थाएं मानी जाती हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। पहली देखिए, जनसंख्या वृद्धि की धीमी अवस्था। पहली जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? जनसंख्या वृद्धि की धीमी अवस्था है, मतलब इसमें जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि होती है, धनात्मक वृद्धि नहीं होती है, ठीक है ना। ये इसका टाइम स्केल क्या है, जो आपको बिल्कुल ऐसे कैसे लिखना है? 1901 से 1921 के मध्य में। कौन सी अवधि की हम बात कर रहे हैं? 1901 से 1921 के मध्य में जो 20 वर्षों का जो ये समय है, इस 20 वर्षों के समय में जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो धीमी अवस्था के रूप में होती है। इस अवधि के दौरान जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की जाती है। कौन सी वृद्धि? ऋणात्मक वृद्धि, मतलब जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटती है। अतः इस जनसंख्या वृद्धि की अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। स्थिर मतलब वृद्धि नहीं होती है, बिल्कुल जनसंख्या जितनी होती है उसमें भी कमी हो जाती है, तो जनसंख्या की कौन सी अवधि के नाम से जाना जाता है? इसको स्थिर जनसंख्या वृद्धि भी इसको कहते हैं। इस अवधि में 0.27% की वार्षिक वृद्धि दर से जनसंख्या 23.84 करोड़ से बढ़कर 25.13 करोड़ हो गई। वृद्धि दर कितनी रही है इसमें? वार्षिक वृद्धि दर, एक वर्ष की वृद्धि दर कितनी रही है? 0.27%, ठीक है ना। 0.27% की वार्षिक वृद्धि दर से जनसंख्या जो 23.84 करोड़ थी वो बढ़कर कितनी हो गई? 25.13 करोड़ हो गई इस अवस्था में। हालांकि जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि अधिक देखी जाती है इसमें। इस अवधि में ऋणात्मक वृद्धि के जो कारण है, ऋणात्मक वृद्धि के पीछे कौन कौन से कारण हैं? मतलब वृद्धि बढ़ने के बजाय जनसंख्या घट रही है, तो इसके पीछे कौन कौन से कारण रहे हैं? एक तो भीषण अकाल रहा है, भीषण अकाल की अवधि रही है, एक महामारी रही है, एक अन्न का अभाव, मतलब खाद्य पदार्थों का अभाव भी इसमें मुख्यतः रहा है। इस कारण यहाँ पर ऋणात्मक वृद्धि जो है वो देखने को मिलती है। ये देखिए एक नोट और है यहाँ पे, 1921 में न्यूनतम या ऋणात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। 1921 एक ऐसा वर्ष रहा है सभी जनगणनाओं में जो न्यूनतम या ऋणात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 0.31 दर्ज की गई है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1901 से लेकर के 2011 तक सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कौन से वर्ष में रही है, तो वो है 1921 का वर्ष। 1921 का वर्ष जिसमें जनसंख्या की जो न्यूनतम दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि रही है वो कितनी रही है? दर कितनी रही है? 0.31% की दर से जनसंख्या बढ़ी है। अब देखिए दूसरा, स्थिर वृद्धि की अवधि। स्थिर वृद्धि की अवधि, इसका समय क्या रहा है? 1921 से 1951। 1921 से 1951, इन समय को जरूर ध्यान करेंगे आप, है ना। स्थिर वृद्धि की अवधि, इस जनसंख्या वृद्धि की अवधि के दौरान जनसंख्या में क्रमिक व निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। जनसंख्या में क्रमिक व निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। एक तो क्रमिक वृद्धि हुई है, एक निरंतर वृद्धि हुई है। इसी कारण 1921 को जनसंख्या विकास का महाजनांकीय विभाजक वर्ष कहते हैं। महाजनांकीय विभाजक वर्ष कह दीजिए या प्रथम जनांकीय विभाजक वर्ष भी कहते हैं इसको, 1921 को। मतलब देखिए यहाँ पे ऐसा, मतलब जनसंख्या वृद्धि की जो अवधि है ये तो ये हो गया स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि की बात कर रहे हैं हम, है ना, 1921 से 1951। अब 1921 जो है, आपसे ये पूछा जाए कि महान जनांकीय विभाजक वर्ष किसे कहते हैं, तो 1921 के वर्ष को 1921 के वर्ष को महान जनांकीय विभाजक वर्ष कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 1921 से पहले तक तो जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हो रही थी और 1921 के बाद में जनसंख्या में क्रमिक व निरंतर वृद्धि दिखाई देती है, इसलिए इसको हम महान जनांकीय विभाजक वर्ष के रूप में कंसीडर करते हैं। साथ में ही इसको हम प्रथम विभाजक वर्ष भी कहते हैं, प्रथम जनांकीय विभाजक वर्ष भी हम इसको कहते हैं, प्रथम जनांकीय विभाजक वर्ष हम इसको कहते हैं। तो इसके रूप में भी आप ध्यान कर लेंगे। इस अवधि के दौरान जनसंख्या 1.45% की वार्षिक दर से 25.13 करोड़ से बढ़कर 36.11 करोड़ हो गई है, ठीक है ना, ऐसा ध्यान कर लेंगे आप। जिसका मुख्य कारण जन्म दर यथावत तथा मृत्यु दर में कमी। जन्म दर तो यथावत रहा, भाई इसको स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो जन्म दर था उसमें तो वृद्धि नहीं हुई, जन्म दर तो स्थिर रहा। यथावत का मतलब क्या हुआ? स्थिर रहा, जैसा था वैसा ही रहा। लेकिन मृत्यु दर में कमी आ गई, जिस दर से मृत्यु दर हो रही थी ना, तो मृत्यु दर में क्या हो गया? कमी आ गई। अब मृत्यु दर में कमी हो गई तो
और जन्म दर यथावत है, मृत्यु दर तो कम हो गई और जन्म दर यथावत रहा, तो मतलब जनसंख्या में किसी प्रकार की वृद्धि हुई नहीं है, इसलिए इसको हम स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि कहते हैं। ठीक है। तीसरा देखिए, जनसंख्या तीव्र जनसंख्या वृद्धि की अवधि। अब तीव्र मतलब यहाँ से जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होने लगती है। ठीक है। 1951 से 1981 का समय है ये। प्रथम समय क्या था? 1901 से 1921। दूसरा 1921 से 1951। तीसरा 1951 से 1981। और चौथा क्या हो जाएगा? 1981 से 1981 से 2011, सॉरी, है ना, 1981 से 2011 वो चौथा वर्ष होगा वो। तो ये तीसरा देखिए 1981 से 1951 से 1981। इस अवधि के दौरान जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होती है। अप्रत्याशित वृद्धि का मतलब होता है जिसका हमने कोई अनुमान नहीं लगाया था, मतलब ऐसी जनसंख्या वृद्धि जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की थी, इस प्रकार की वृद्धि हो जाए ना, तो उसको हम कहते हैं अप्रत्याशित वृद्धि। अप्रत्याशित वृद्धि जिसकी हमने आशा तक नहीं की थी, है ना। अतः इस जनसंख्या अवधि को जनसंख्या विस्फोट की अवधि भी कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, तो जनसंख्या में होने वाली अप्रत्याशित वृद्धि को ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ठीक है ना, ऐसा आप ध्यान कर लेंगे। और अप्रत्याशित वृद्धि क्या होती है? जिसकी हमने आशा तक नहीं की थी, इस प्रकार से वृद्धि हो जाए, जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की थी, इस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि हो जाए। इसी कारण 1951 को, अब ध्यान करिए यहाँ पे, 1951 को द्वितीयक जनांकी के विभाजक वर्ष कहते हैं, क्योंकि 1951 के बाद में बहुत ही तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि होती है, इसलिए 1951 को द्वितीयक जनांकी के विभाजक वर्ष कहते हैं। ठीक है ना। प्रथम किसे कह रहे थे? 1921 को प्रथम जनांकी के विभाजक वर्ष कह रहे थे, जिसको महान भी कह रहे हैं हम। ठीक है। इस अवधि में 1961 से 1971 जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि। अब ऋणात्मक वृद्धि तो 1921 में हुई ना, 0.31, 31%, 0.31। तो सभी जनगणना जो वर्ष रहे हैं उनमें सबसे ऋणात्मक जो वृद्धि हुई है वो तो 1921 में रही है। और सबसे अधिक वृद्धि दर कब रही है? 1961 से 1971 की अवधि के दौरान। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर कब रही है? 1961 से 1971 की जनसंख्या वृद्धि के दौरान, जनगणना वर्षों के दौरान, है ना। तो जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि कितनी रही है? 24.80% की दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई है, जो अब तक की सर्वाधिक रही है। ठीक है ना, जिसका मुख्य कारण मृत्यु दर में कमी का होना। और इस प्रकार से वृद्धि दर क्यों हुई है? मृत्यु दर में कमी होना। इस समय अवधि में मृत्यु दर कितनी रही है? 27 प्रति हज़ार से घटकर 15 प्रति हज़ार हो गई। पहले तो कितनी थी? 27, मतलब 1000 बच्चों पर 27 बच्चे मर जाते थे, लेकिन फिर बाद में ये घट करके कितनी हो गई? 1000 बच्चों पर 15 ही हो गई, और भी कम मरने लगे फिर बाद में, है ना। तो इसके विपरीत जन्म दर, और जन्म दर 4 प्रति हज़ार, और जन्म दर में जो कमी हो रही थी वो कितनी हो रही थी, है ना, गिरावट दर्ज की गई। 1000 पर 4 ही कमी हुई जन्म दर में, गिरावट 4 बच्चों की कमी हुई 1000 में। ठीक है ना, तो जन्म दर उसी रफ्तार से बढ़ रहा था और मृत्यु दर काफ़ी कमी हो गई। चौथी अवस्था देखिए, घटती जनसंख्या वृद्धि की अवधि। अब यहाँ से जनसंख्या भारत में घटने लगती है। कब से? 1981 से 2011 की अवधि के दौरान। 1981 से 2011 की अवधि के दौरान, इस जनसंख्या अवधि के दौरान जनसंख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जाती है, लगातार गिरावट दर्ज की जाती है। इसी कारण जनांकीय वृद्धि, इस अवस्था को जनसंख्या वृद्धि की, जनांकीय वृद्धि मतलब जनसंख्या विश्लेषक जो हैं, जनांकीय जो विद्वान हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। जनांकीय वृद्धि जो है, जनसंख्या के जानकार जो हैं, इस अवस्था को जनसंख्या वृद्धि की क्षीण अवस्था मतलब जन्म प्रेरित अवस्था भी कहते हैं। क्षीण अवस्था बहुत ही मंद गति से जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो इसको क्षीण अवस्था कहते हैं, तथा जन्म प्रेरित अवस्था भी कहते हैं। मतलब यहाँ पे इस प्रकार की मतलब समस्या उत्पन्न हो जाती है कि लोगों को कहना पड़ा कि आप जो जनसंख्या में वृद्धि करो। ठीक है ना, तो जन्म प्रेरित अवस्था भी कहते हैं कि जन्म दर को बढ़ाया जाए। ठीक है ना, इस प्रकार से 1981 में जन्म दर कितनी थी? 38 प्रति हज़ार से घटकर 1991 में 30 प्रति हज़ार हो गई, तथा 2011 में जन्म दर 23 प्रति हज़ार से तक घट गई, 23 प्रति हज़ार तक घट गई। इसके विपरीत मृत्यु दर 2001 में 8 प्रति हज़ार से घटकर 7 प्रति हज़ार रह गई।
ठीक है ना। तो ये जन्म दर और मृत्यु दर के आंकड़े हैं। नोट में देखिए, सन 2001 व 2011 की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्रम से निम्न प्रकार से है। 2001 में तो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही, 21.54%, जबकि 2011 में 17.64%, 17.64%। इसको राउंड फिगर में कहीं कहीं आपको क्या मिल जाएगा, 17.7 मिल जाएगा, 17.7% भी मिल जाएगा, ठीक है ना, किताबों में। अब दूसरा नोट देखिए यहाँ पे, भारत में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य, 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि दर कौन कौन से राज्यों में रही है, तो ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। मेघालय 27.82%, सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि दर कब रही है, किसकी रही है, मेघालय की, है ना। 2011 की जनसंख्या के आंकड़े हैं ये। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश की 25.92%, तीसरे नंबर पर बिहार की 25.07%, जम्मू कश्मीर चौथे नंबर पर है 23.78%, ठीक है। उसके बाद में मिजोरम 22.78%, ठीक है। भारत में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य, अब न्यूनतम किसकी रही है उसकी हम बात कर रहे हैं। न्यूनतम में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड की रही है, -0.47%। उसके बाद में केरल 4.86%, गोवा की 8.17%, आंध्र प्रदेश की 11.1%, सिक्किम की 12.36%। ये न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर्ज करने वाले राज्य हैं ये। भारत में सर्वाधिक व न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य कौन, वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली 55.50% सर्वाधिक किसकी रही है। और न्यूनतम में जो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, न्यूनतम में 6.23%, 6.23%, ठीक है ना। तो न्यूनतम लक्षद्वीप की रही है 6.23%। तो इस प्रकार से आप इनको मोटा मोटा आप ध्यान कर लेंगे। बहुत ही ईजी जनसंख्या वाले जो लेसन हैं उनमें, तो जैसे आपको अभी अपने जो जनसंख्या वृद्धि की जो 4 अवस्थाएं हमने पढ़ी हैं ना, एक तो उनको अच्छे से तैयार कर लेंगे आप। उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें होता नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।